हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 है, ये हिस्ट्री का है। और चैप्टर का नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। यानी पहले हेडिंग को अच्छे से समझ लीजिए कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपका पेंटिंग है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो पेंटिंग किस तरह की उस टाइम होती थी, क्या क्या उनमें बदलाव हुए, कौन से मेन पेंटर्स थे, साथ ही लिटरेचर में क्या क्या पोर्शन था, क्या क्या कहानियाँ थीं, किस तरह की कविताएं थीं, कौन उनके रचनाकार थे। और आर्किटेक्चर यानी किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क होता था, बिल्डिंग्स जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कैसे बनाए जाते थे, कौन कौन से मेन आर्किटेक्ट थे, तो उनके बारे में हम ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में समझेंगे। तो देखिए, नोट्स की हेल्प से हम समझेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मेन मेन हेडिंग्स जो है कैपिटल लेटर्स में होंगी और जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हाईलाइटेड भी होगा, ताकि जब आप उसको देखोगे, आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ईजिली जो है वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का एसएसटी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाया करिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज जो है वो आपके चैप्टर्स जो है वो मिल जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स को। और देखिए, इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें बताई गई हैं कि ब्रिटिश रूल जो था, जब वो आया तो ये ऐसा नहीं था सिर्फ ब्रिटिश रूल था, नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट चेंजेस बहुत सारे चेंजेस भी हुए सोशल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में, बट इसके साथ ही किस तरह से इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, पोइट्री और ड्रामा भी इन्फ्लुएंस हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पेंटिंग में क्या क्या हुआ, तो देखिए, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए कुछ स्कूल्स। और कौन से स्कूल्स थे ये? स्कूल्स ऑफ आर्ट। कहाँ पे किए? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। याद रखिएगा, ये तीन उस टाइम प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो जब आपसे तीन प्रेसिडेंसी के नाम पूछे तो आप बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता लिख सकते हैं। और जिस तरह से आज स्टेट्स होते हैं, उस तरह से उस टाइम कंट्री में प्रेसिडेंसीज होती थी ब्रिटिश के टाइम पे। तो ये तीन प्रेसिडेंसी थी फेमस, और इसी वजह से इन तीनों प्रेसिडेंसी में स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो ओपन किया गया। स्कूल जो था, इस तरह के जो आर्ट्स के स्कूल थे वो किस तरह के एजुकेशन देते थे, तो वो ड्राइंग, मॉडलिंग और पेंटिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न ट्रेडिशन। याद रखिएगा, कोई इंडियन ट्रेडिशन की ये ड्राइंग, मॉडलिंग और पेंटिंग की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी इन स्कूलों में। इन स्कूलों में वेस्टर्न ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही ड्राइंग, मॉडलिंग और पेंटिंग की जो शिक्षा है वो प्रदान की जाती थी। मेन फीचर्स क्या थे यूरोपियन पेंटिंग्स के, तो वो था रियलिज्म। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपियन पेंटिंग्स का सबसे मेन फीचर क्या था, तो आंसर होगा रियलिज्म। और ये क्या है रियलिज्म? डेट इज जो फाइनल पेंटिंग जब बनती थी तो वो एकदम रियल और लाइफ लाइक लगती थी, यानी एकदम जैसे कोई इंसान है तो बिल्कुल उसकी बिल्कुल उसी की तरह पेंटिंग पूरी की पूरी उसकी और जीती जागती, ठीक है, जिसे मैं कह सकती हूँ जीती जागती, आपको लगेगा जैसे उसके अंदर जिंदगी है। तो रियल, एकदम रियल पेंटिंग आपको लगती थी। तो ये था यूरोपियन पेंटिंग्स का मेन फीचर। और अब आते हैं ट्रेंड्स क्या थे इन इम्पेरियल आर्ट। ठीक है, इम्पेरियल आर्ट में जब ये ब्रिटिश टाइम चल रहा था, तो उस टाइम भी किस टाइप की जो पेंटिंग्स थी, आर्ट थी, उसमें क्या ट्रेंड था, तो पिक्चरिस्क लैंडस्केप पेंटिंग्स थी उस टाइम। और इस स्टाइल में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इंडिया को कैसे डिपिक्ट किया था? क्वाइंट मतलब विचित्र रूप में। अनएक्सप्लोरेड लैंड, यानी किसी तरह का कोई एक्सप्लोरेबल लैंड नहीं था, उसको अनएक्सप्लोर लैंड की तरह उन्होंने डिपिक्ट किया था। लैंडस्केप जो थे वो क्वाइट इरेगुलर थे, अनइवन और रफ थे। डिपिक्टेड प्री ब्रिटिश इंडिया, जिसमें प्री ब्रिटिश इंडिया को दिखाया गया था, यानी ब्रिटिशर्स के इंडिया से आने से पहले, तो उनके आने से पहले किस तरह का इंडिया रहा उस तरह की पेंटिंग्स में दिखाया गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में देखा जाए तो कुछ पिक्चरेस्क पेंटिंग्स जो थी उसमें फुल लाइफ ऑफ मोशंस और एक्टिविटीज़ भी दिखाई गई थी, और उसमें सजेस्ट किया गया था कि किस तरह से ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो किस तरह के चेंजेस भी वो लेके आए। तो यानी आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स की वाहवाही थोड़ी सी इन पेंटिंग्स में दिखाई गई। फेमस आर्टिस्ट जो थे इस ट्रेडिशन के, जो पेंटिंग्स बनाते थे इस तरह के, वो थे थॉमस डैनियल और उसका जो नेफ्यू था, भतीजा, विलियम डैनियल।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट तो पोर्ट्रेट पेंटिंग है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स होती हैं। तो पिक्चरेस्क पेंटिंग्स हमने पढ़ लिया, वह है पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग में जैसे नाम है पोर्ट्रेट, किसी का पोर्ट्रेट बनाना। तो एक पिक्चर ऑफ अ पर्सन, जब किसी इंसान की पर्सन की पिक्चर बनाई जाती है फेस और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ और क्लियरली उस चीज़ को मार्क किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स, जो आर्ट है मेकिंग ऑफ पोर्ट्रेट्स, जो पोर्ट्रेट्स बनाने के आर्ट है उसको पोर्ट्रेचर बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे। और अलॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की तो पिक्चर बनती थी उस टाइम, साथ ही उस पोर्ट्रेट में उस इंसान की वेल्थ, ठीक है, कितनी उसकी आमदनी है, किस तरह की उसकी शान शौकत है, उसको दिखाया जाता था। ऑनर, प्राइड, स्टेटस और लेविश लाइफस्टाइल्स को भी दिखाया जाता था। जनरेटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने किस तरह से जनरेट किया था इंडिया में, जिस तरह से अपनी शान शौकत को मेंटेन करके रखा था, तो अपनी पिक्चर बनवाते थे, साथ ही साथ वो अपने वेल्थ, ऑनर, प्राइड और स्टेटस और लेविश स्टाइल्स की भी जो है पोर्ट्रेट बनवाते थे। इसी तरह से देखिए नवाब मोहम्मद अली खान ऑफ आरकोट, उसने टीली कैटल को कमीशन किया था, मतलब कह सकते हो कि उसको जॉब पे रखा था, उसको पेंटिंग बनाने का काम दिया था अपना, टीली कैटल और जॉर्ज विलियम, टू गेट हिज पोर्ट्रेट्स डन इन द लाइन्स ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ नवाब मोहम्मद अली खान ने भी कुछ पेंटर्स को इस तरह से कमीशन पे रखा हुआ था, जॉब पे रखा हुआ था अपनी पेंटिंग्स बनवाने के लिए। पेंटिंग हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट किस तरह की पेंटिंग्स थी, तो हिस्ट्री को भी पेंट किया जाता था, किस तरह से पेंटिंग होती थी। तो पेंटिंग द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की कुछ घटनाओं को भी पेंट किया जाता था, और ये बहुत पॉपुलर हुई लेट 18th और 19 और अर्ली 19th सेंचुरीज में। इस तरह की फर्स्ट पेंटिंग जो थी इस कैटेगरी की, वो प्रोड्यूस हुई किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी फ्रांसिस हेमन ने 1762 में बनाई थी। और इसमें क्या बनाया था उन्होंने, तो उसने इंडियन आर्मी ऑफ नवाब सिराजुद्दौला की इंडियन आर्मी बनाई थी, और हैड बीन किस तरह से वो डिफीट हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में, तो उस सीन को पूरा डिपिक्ट किया गया था। नेक्स्ट है फेट ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट्स आर्टिस्ट। आप जो इंडियन कोर्ट्स के जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे उनके किस तरह से उनकी जो कंडीशन थी, उनका जो आगे का फ्यूचर का भविष्य वो किस तरह से था, क्या चेंजेस हुए, तो वो देख लेते हैं। तो मैसूर में टीपू सुल्तान जो था वो स्ट्रांगली रेसिस्टेड करता था यूरोपियन आर्ट को, क्योंकि यूरोपियन आर्ट को वो पसंद नहीं करता था। उसका कहना था कि जो ट्रेडिशनल जो हमारी मुराल पेंटिंग है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहे, और यूरोपियन के आर्ट को वो अप्रिशिएट नहीं करता था, उसको कह सकते हो उसका विद्रोह करता था, उसको मना करता था कि ये यहाँ पे ना आए, क्योंकि उसे लगता था कि हाँ इंडियन जो आर्टिस्ट है शायद वो उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो आमदनी है यूरोपियन आर्ट के आने से बर्बाद हो जाएगी। मुराल देखिए एक वॉल पेंटिंग होती थी, जब दीवार पे पेंटिंग बनाते हैं तो उसे एक मुराल पेंटिंग बोलते हैं। और इसमें टीपू सुल्तान ने अपनी पैलेस की जो महल की दीवारें थी, और ये कौन सा पैलेस था, तो ये था सेरिनगपट्टम का पैलेस, वहाँ की पूरी दीवारों को दिया था और पेंट कराया था मुराल स्टाइल्स में लोकल आर्टिस्ट के द्वारा। लोकल आर्टिस्ट जो मुर्शिदाबाद के थे उन्होंने भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया आर्ट ऑफ यूरोपियन स्टाइल और टेस्ट, और दे नाउ यूज, और अब वो यूज़ करने लगे थे पर्सपेक्टिव आर्ट ऑफ स्टाइल को। और ये क्या होता है पर्सपेक्टिव स्टाइल, ये एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉल, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं छोटे नजर आते हैं, व्हेन दे आर फार, जब वो दूर होते हैं, और पैरेलल लाइंस सीम, और ऐसा लगता है जैसे पैरेलल लाइंस जो जा रही हैं वो मीट ईच अदर एट अ पॉइंट इन द डिस्टेंस, और एक पॉइंट पे वो मिल जाएंगी। ब्रिटिश वांटेड, तो ब्रिटिश यहाँ क्या चाहते थे, वो ऐसी पेंटिंग्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे जो इंडियन लाइफ के हर एक पहलू को दिखाए, और वो इन पेंटिंग्स को प्रिजर्व भी करके रखना चाहते थे, ताकि जब वो वापस जाएं यूरोप में तो इन पेंटिंग्स को एज अ याद कह सकते हो, याद रखें और देखें हाँ कि हमने वहाँ पे काम किया था, हम वहाँ पे थे, तो इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे होती थी। इन पेंटिंग्स को में देखिए और क्या प्रोडक्शन होता था, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, तो इसमें ये भी था कि जो पेंटिंग्स थी विच वर प्रोड्यूस्ड, जो पेंटिंग्स रिकमेंडेशन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स के द्वारा रिकमेंड करने पे, ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल्स जब उनको पेंटर्स को बोलते थे कि हाँ ये पेंटिंग बनाइए, तो उसको उन तरह की पेंटिंग्स को कंपनी पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता था। आप कह सकते हो कि कंपनी की रिकमेंडेशन के द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उन्हें कंपनी पेंटिंग्स बोलते थे। सेवक राम इनमें से एक, आप कह सकते हो कि बहुत फेमस पेंटर था स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड एमहेस्ट ने बहुत ग्रेट एडमायर्स थे पेंटिंग के, और इंडियन फेस्टिवल्स और सेरेमनीज की जो पेंटिंग्स बनती थी उनको वो काफ़ी एडमायर करते थे। फिर है नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कालीघट स्कूल ऑफ पेंटिंग है, और ये देखिए 19th सेंचुरी में इसका इमेजेंस हुआ था कालीघट स्कूल ऑफ पेंटिंग का, और ये डेवलप हुआ अराउंड द टेम्पल ऑफ कालीघट इन बंगाल में। लोकल विलेजर्स यहाँ पे उनको पटुआस और पॉटर्स बोलते थे, जिन्होंने डेवलप किया था स्क्रॉल पेंटिंग। ठीक है, स्क्रॉल पेंटिंग क्या होता है,
तो देखिए इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में लॉन्ग पीस ऑफ पेपर होता है जिसको आप पेंटिंग बना भी सकते हो, उसमें उसको रोल अप भी कर सकते हो, इसलिए फोल्ड कर सकते हो। जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं ना चार्ट पेपर बनाना, तो इस तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स बन रही है वो एक लॉन्ग पीस ऑफ पेपर पे बन रही हो, उसको रोल्ड ऑफ, ठीक है, उसको आप फोल्ड भी कर सकते हो जैसे आप चार्ट पेपर को करते हो। माइथोलॉजी यहाँ का मेन थीम होती थी इस आर्ट की। स्क्रॉल पेंटर्स जब स्क्रॉल पेंटिंग करते थे तो माइथोलॉजी, ठीक है, यानी गॉड गॉडेसेस की वेरियस इमेजेस को बनाते थे। फिर देखिए उसके बाद कुछ इमेजेस को इंग्रेव भी किया जाता था वुडन ब्लॉक्स में, यानी वुडन ब्लॉक्स में उकेरा जाता था, फिर उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल के, इंक जैसे डाल के, जैसे स्टैम्प होती है ना, उस तरह से पेंटिंग्स बनाई जाती थी। मिडिल क्लास आर्टिस्ट जो थे ऑल्सो बिगन टू सेटअप, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेसेस को सेटअप स्टार्ट कर दिया और प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिया प्रिंट्स को मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी मार्केट्स में जिस तरह की डिमांड लोग करते थे जिन पेंटिंग्स की, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रिंटिंग प्रेसेस भी स्टार्ट की गई और मिडिल क्लास के आर्टिस्ट उन प्रिंटिंग प्रेसेस के द्वारा जो मार्केट में जो भी डिमांड होती थी उसको पूरा करते थे। कलकत्ता आर्ट स्टूडियो जो था उसको लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ, एक फेमस प्रिंटिंग प्रेस था उस टाइम का ये। यहाँ पे जो इमेजेस प्रोड्यूस होती थी वो मैथोलॉजिकल गॉड्स की होती थी, एज वेल एज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, जो बंगाल की जो मेन इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज थी, फेमस पर्सनैलिटीज थी, जो लोग थे, इंसान थे उस टाइप के, तो उनके भी वहाँ पे इमेजेस प्रोड्यूस होती थी। मेन फीचर्स क्या थे? मेन फीचर जो थे इमेजेस ऑफ कलकत्ता आर्ट स्टूडियो के, वो रियलिज्म था, यानी एकदम रियल इमेजेस होती थी। ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम के साथ ही स्प्रेड हुआ नेशनलिज्म, जब लव टूवर्ड्स नेशन यानी देशभक्ति की भावना जब स्टार्ट हुई तब अर्ली 20th सेंचुरी में तो स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया काफ़ी सारे प्रिंट्स जिसमें एलिमेंट्स थे पेट्रोटिज्म के, यानी देशभक्ति के। कुछ प्रिंट्स जो थी उसमें इमेज ऑफ भारत माता भी थी, जिस तरह से हम अपने देश को संबोधित करते हैं भारत माता के रूप में, तो भारत माता की इमेजेस भी प्रिंट हुई। रेनेसां इन इंडियन पेंटिंग, किस तरह से बदलाव, पॉजिटिव चेंज आया इंडियन पेंटिंग में, तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट जो था उसको ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन पेंटर्स, उसने इंडियन पेंटर्स को भी काफ़ी प्रभावित किया। सम पेंटर्स ने स्टार्ट कर दिया इंटरमिंगल ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, यानी जब वो अपनी पेंटिंग बनाते थे तो उसमें पुराना ट्रेडिशन भी था, साथ में उसको इंटरमिंगल, उसको उसमें मॉडर्निटी जो थे उसको भी घोलते थे, ठीक है, उसको भी मिलाते थे। ऐसे ही एक पेंटर थे, फेमस पेंटर राजा रवि वर्मा उनमें से एक थे, और ये क्या करते थे, हिंदू रिलीजियस सीन्स को वेस्टर्न स्टाइल और टेक्निक में पेश करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। ही मेनली पेंटिंग द, और ये इन्होंने जो मेन सीन्स जो बनाए हैं जिन ग्रंथों से वो हैं रामायण और महाभारत। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने उन्होंने न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग को फाउंडेशन किया था, ओपन किया था, जो था बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर राजा रवि वर्मा के वेस्टर्न स्टाइल के अपोज थे, वो उसको पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो हमारा ट्रेडिशन कल्चर है उसी के द्वारा पेंटिंग्स को बनाया जाए और उसी वे में बनाया जाए, किसी तरह की मॉडर्निटी उसमें ना घुसाई जाए। तो इस चीज़ को वो अपोज करते थे राजा रवि वर्मा के आर्ट ऑफ स्टाइल, क्योंकि राजा रवि वर्मा जो है इंटरमीडिएट ट्रेडिशन फॉलो करते थे, मॉडर्निटी विद इंटरनेशनल ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको, पर रविंद्रनाथ टैगोर उसके अगेंस्ट थे। उनकी ओपिनियन में जो वेस्टर्न और मॉडर्न आर्ट है वो कभी भी जो इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसको डिपिक्ट कर ही नहीं सकती, उनका ये मानना था रविंद्रनाथ टैगोर का। और वो चाहते थे कि एंशियंट आर्ट जो है, मुराल पेंटिंग्स है, जो दीवारों में पेंटिंग्स बनाई जाती है, मिडिवल आर्ट जो मिनिएचर पेंटिंग है, छोटी छोटी जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उसको फॉलो किया जाए। ही रिसीव्ड इंस्पिरेशन, इसमें उनको काफ़ी सारी इंस्पिरेशन भी मिली रविंद्रनाथ टैगोर को मुराल पेंटिंग की, कहाँ से, अजंता केव्स में, क्योंकि अजंता केव्स की गुफाओं में दीवारों पे पेंटिंग्स बनी है, तो वहाँ से वो प्रेरित हुए। साथ ही राजपूत और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से वो काफ़ी प्रभावित हुए। रविंद्रनाथ ने अडॉप्ट किया वाटर आर्ट को, वाटर टेक्निक को उनकी पेंटिंग में, और साथ ही उन्होंने यूरोपियन मेथड जो ऑयल पेंटिंग का था उसको पूरा रिजेक्ट किया। फोटोग्राफी देख लेते हैं। फोटोग्राफी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, तो लेट 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई। फोटोग्राफ्स जो थे वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स थे स्टडी ऑफ इंडिया के, किस तरह से आप स्टडी कर सकते हो इंडिया को अंडर कॉलोनियल रूल, जब कॉलोनियल रूल था। लाला दीनदयाल जो थे वो एक रिनोड, बहुत फेमस और पॉपुलर फोटोग्राफर थे उस पीरियड के, और ही इज क्रेडिटेड टू हैव टेकन, उन्होंने बहुत वैल्यूबल फोटोग्राफ्स लेते कोर्ट इवेंट्स के, जब दरबार लगता था, मॉन्यूमेंट्स के, बिल्डिंग्स के, एक्सेट्रा, ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जब लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय था तब उसके दौरान काफ़ी सारी फोटोज उन्होंने ली। नेक्स्ट है म्यूजिक में, तो इन 18th सेंचुरी, ठीक है, इन दी 18th सेंचुरी में म्यूजिक यहाँ बहुत फ्लोरिश हुआ, बहुत पसंद किया गया, कहाँ पे, साउथ इंडिया में, और म्यूजिशियंस जो हैं उनको ग्रेट रिस्पेक्ट भी मिली। कोर्ट ऑफ किसके कोर्ट में, देखिए अलग अलग राजा होते थे, तो अलग अलग राजा महाराजा अपने शौक के हिसाब से म्यूजिशियंस को रिस्पेक्ट भी देते थे, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देते थे, पेंटर्स को,
तो ऐसे एक राजा था, राजा तुलाजी ऑफ तंजौर। तो वहाँ म्यूजिशियंस को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी। ही वॉज ऑल्सो द, उसने एक बुक भी लिखी थी म्यूजिक के ऊपर, जिसे संगीत सरामृत बोलते हैं। और श्रीनिवास ने भी कंपोज की थी एक अनदर बुक ऑन म्यूजिक, जिसे राग तत्व नवबोध के नाम से जानते हैं। त्यागराजा मुथुस्वामी दीक्षितकर एंड श्याम शास्त्री, ये टुगेदर, ये सब ने मिल के जो म्यूजिक फॉर्म किया था। तो इन तीनों को जो है ट्राइनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक बोला जाता है। और ये बिलोंग किससे करते थे? ये मराठा किंगडम ऑफ तंजौर से बिलोंग करते थे। मराठा किंग सरफोजी सेकंड, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। और इन्होंने सेटअप किया था रेगुलर वेस्टर्न बैंड इन हिज कोर्ट, यानी उनके कोर्ट में हमेशा म्यूजिक वगैरह ये बहुत फेमस था, पॉपुलर होता था। तो रेगुलर वेस्टर्न बैंड उन्होंने सेटअप किया था। 1902 में इंडियन फर्स्ट ग्रामोफोन जो कंपनी था, जिसको HMV कहते हैं, उसको स्टार्ट किया गया, स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में। डांस पे आते हैं तो डांस भी एक आर्ट फॉर्म की तरह उभर के सामने आया फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। अलॉन्ग विथ म्यूजिक के साथ डांस का कॉम्बिनेशन हमेशा परफेक्ट रहता है। मराठा किंग सरफोजी तंजावुर के जो थे राजा, तो वो म्यूजिक को तो पसंद करते थे, साथ ही वो डांस को भी पेट्रोनाइज यानी सपोर्ट करते थे। और मोस्ट फेमस जो डांसर्स थे उनके कोर्ट में होते थे, 4 ब्रदर्स थे बहुत फेमस, चिनैया, पोनैया, शिवनंदम और वैदिवेलु, ठीक है। तो ये थे 4 फेमस डांसर्स इस कोर्ट के। और ये जो ब्रदर थे बहुत ही फेमस थे, और इसी वजह से उन्हें थंजावुर क्वार्टेट के नाम से जाना जाता था। दासी अट्टम और देवदासी जो डांस था वो पॉपुलर था मंदिरों में, और कहाँ के मंदिरों में? साउथ इंडिया के। इसे टेम्पल डांस भी कहते थे। और भरतनाट्यम एक मेन डांस होता फॉर्म है मद्रास का, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उदय शंकर जो है उसने काफ़ी सारे बहुत फेमस डांसर थे, और इन्होंने शिवा नृत्य और काली नृत्य को प्रेजेंट करते थे, तो ये याद रखिएगा इनका नाम। प्रिंटिंग प्रेस पे आते हैं तो 18th सेंचुरी में स्टैब्लिशमेंट हुआ, प्रिंटिंग प्रेस बनी यूरोपियंस के टाइम पे। और फर्स्ट प्रेस जो ओपन हुई वो कलकत्ता में 1778 में हुई। डैनियल्स की जो फेमस बुक थी 12 व्यूज ऑफ कलकत्ता, वो अर्लीस्ट बुक्स थी जो प्रिंट हुई इंडिया में। लिथोग्राफी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अराउंड 1825, और इसके साथ ही लिथोग्राफी आर्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ये भी स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ 1825 में। और इजली जो है बुक्स वगैरह जो है इसमें प्रिंट होती थी। एशियाटिक लेथोग्राफिक प्रेस जो थी वो स्टैब्लिश हुई कलकत्ता में। ग्रोथ ऑफ द प्रेस देख लेते किस तरह से प्रेस जो है वो और उसकी ग्रोथ हुई। तो राजा राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट किया था रेगुलेशन रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन 1824 में, क्योंकि प्रेस के ऊपर भी कुछ पाबंदियां ब्रिटिशर्स लगाना चाहते थे। तो उसको राजा राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट किया था कि किसी भी तरह का प्रेस पे किसी तरह का भी फाउंडेशन, किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। फ्रीडम मिलनी चाहिए प्रेस को, वो जो छापना चाहे, जो मैगजीन्स न्यूज़पेपर में लिखना चाहें, उन्हें वो आज़ादी मिलनी चाहिए। तो जब ये चीज़ों पे किसी तरह के सेंसरशिप या किसी तरह की मनाही की गई, तब राजा राम मोहन रॉय ने अपनी आवाज़ इसके खिलाफ उठाई। लिटरेचर देखें तो लिटरेचर में देखिए आर्ट, म्यूजिक, डांस के अलावा लिटरेचर भी बहुत अच्छी फली फूली इंडिया में 19th और 20th सेंचुरी में। और किस फॉर्म में? तो ये पोइट्री, कविताओं और गानों के सॉन्ग्स के रूप में निकल के आई। हिंदी में देख लें तो देवकी नंदन खत्री के बहुत फेमस नॉवेल्स आते थे, जिसमें मैजिक, थ्रिल और रोमांस होता था। इनके फेमस जो नॉवेल्स थे चंद्रकांता संतायती, और ये बहुत पॉपुलर थे अर्ली 20th सेंचुरी में। देखिए यहाँ पे TG नहीं होगा 20 के बाद, इट इज़ TH, ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 20th सेंचुरी। प्रेमचंद बहुत फेमस हिंदी राइटर थे इस पीरियड के, और मोस्ट फेमस जो नॉवेल्स थे इनके वो थे गोदान, गबन, रंगभूमि और सेवा सदन। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस टाइम के बहुत आप कह सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कहा जाता है उनको, ये याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन इजीली बन जाता है यहाँ से। उर्दू में देखिए तो मोहम्मद आज़ाद जो है वो फेमस और ग्रेट उर्दू पोएट थे और प्रोज राइटर भी थे, कहानियाँ लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, प्रोज मतलब कहानियाँ। और ही ऑर्गेनाइज मुशायराज, ठीक है, मुशायराज जो होते थे वो क्या होते थे? ये लिटरेरी रेसिटेशंस होते थे। और अल्तर हुसैन अली जो थे वो एक फेमस पॉपुलर पोएट, क्रिटिक और प्रोज राइटर थे। मिर्ज़ा गालिब कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू पोएट्री, जो है आज भी बहुत पॉपुलर है, फेमस है मिर्ज़ा गालिब की, इनका नाम भी आज भी बहुत पॉपुलर है। बंगाली में देखें तो बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए आप यहाँ देखेंगे कि लैंग्वेज के वाइज किस तरह से लिटरेचर आया, हर एक अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि इंडिया में हर तरह की भाषाएं होती हैं, तो हर तरह की भाषाओं में हर तरह के पोएट्स, राइटर्स ने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा, उनकी देन कुछ ना कुछ ज़रूर है लिटरेचर में। तो इंडियन लिटरेचर में उनकी क्या क्या देन है देखते हैं। तो बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी फर्स्ट ग्रेट राइटर थे बंगाली लिटरेचर के। उनका फेमस नॉवल था आनंद मठ, जिसमें नेशनल सॉन्ग जो हम वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है वो मेंशन किया गया है, लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर भी एक्सेल थे, बहुत ही अच्छे थे, राइटिंग्स ऑफ ड्रामाज, आज भी इनके
ड्रामाज, काबुली वाला देखिए, नॉवेल्स है ना, तो शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स हैं, एसेज हैं, तो ये आज भी बहुत पॉपुलर है। इनका जो कलेक्शन है शॉर्ट डिवोशनल सॉन्ग्स का, जिसे गीतांजलि कहते हैं। टैगोर को अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। नेशनल एंथम जो है हमारा जनगण मन, वो भी उन्होंने कंपोज किया था और बांग्ला में कंपोज किया था। दीनबंधु मित्र जो हैं उन्होंने नील दर्पण लिखा था और इसमें उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स या जो ब्रिटिश के टाइम पे जो नील की खेती करते थे, ठीक है, ब्लू डाई जो होता है उसकी जो खेती करते थे चंपारण स्पेशली बिहार में, तो उसके ऊपर और इवन बंगाल में भी इसकी खेती होती थी, तो इससे बहुत नुकसान होता था, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो थी वो रिड्यूस हो जाती थी। तो उसके बारे में किस तरह से प्लांटर्स जो हैं, जो हिंदुस्तानी जो फार्मर्स थे वो उगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको उगाने के बाद उनकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी, ठीक है। तो उसके ऊपर किस तरह से उनकी ज़िंदगी एकदम व्यथित थी, कितने दुखी थे वो, तो उस चीज़ को पूरा डिपिक्ट किया है दीनबंधु मित्र ने अपने उपन्यास नील दर्पण में, ठीक है। तो नीला दर्पण आप कह सकते हो उसको। मराठी देखें तो मराठी में विष्णु शास्त्री चुपलंकर ने उनको फादर ऑफ मॉडर्न मराठी लिटरेचर कहा जाता है। उनका एक मैगजीन जनरल आता था निबंध माला, उसमें उन्होंने रिव्यू किया था लिटरेचर इन महाराष्ट्र। गुजराती में देखिए नर्मदा शंकर, वो एक फेमस और पॉपुलर कहते हैं, उनको मेकर ऑफ मॉडर्न गुजराती भी कहते हैं। उनकी एक बुक थी रंग रंग, ठीक है, वो एक्सीलेंट वर्क था गुजराती लिटरेचर का। तमिल में ग्रेटेस्ट तमिल पोएट जो थे वो रामलिंगा स्वामी और सुब्रमण्य भारती थे। आर्किटेक्चर में देखें तो आर्किटेक्चर में ब्रिटिश ने फॉलो किया था यूरोपियन टेक्निक्स इन लेइंग आउट बिल्डिंग्स, और प्रोविंशियल जो कैपिटल्स थे यानी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, उसको किस तरह से और अच्छे से कह सकते हो ना कि किस तरह से आर्किटेक्ट के बेस पे यूरोपियन टेक्निक्स के द्वारा बिल्डिंग्स को बनाया जाए। तो स्पेशली प्रोविंसेस में बनाया गया था, प्रेसिडेंसीज में बनाया गया था, प्रोविंशियल कैपिटल्स में बनाया गया था। तो ये प्रोविंशियल कैपिटल्स थी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। अच्छा, बॉम्बे में गॉथिक स्टाइल को फॉलो किया गया था, जिसमें एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स और पॉइंटेड आर्क्स होते थे, और टू मार्क द पीक ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर कितना कह सकते हो कितना डेवलप था, किस तरह से डोमिनेट था इंडिया में, तो अपनी हाई पीक पे था, किस तरह से उसने राज किया। तो उसको दर्शाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो था उसको कंस्ट्रक्ट किया कलकत्ता में, और इसका जो आर्किटेक्ट, जो हॉल का आर्किटेक्ट था जिसने बनाया वो था सर विलियम एमर्सन। विक्टोरिया हॉल को इनएगुरेट यानी उद्घाटन किया गया उसका किंग एडवर्ड के द्वारा इन 1921 में, और लुटियंस ने डिज़ाइन किया था कैपिटल ऑफ दिल्ली। और याद रखिएगा जो पार्लियामेंट है, ठीक है ना, भारत की जो संसद है वो भी लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, इनके नाम याद रखने होंगे। साथ ही देखिए जो चंडीगढ़ सिटी है उसको किसने डिज़ाइन किया था, तो उसे ली कॉर्ब्यूसियर ने डिज़ाइन किया था। तो ये कह सकते हो आप मेन आर्किटेक्चर थे उस टाइम के। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए याद रखिएगा सारी चीज़ें हाईलाइटेड हैं, तो आप इन हाईलाइटेड वर्ड्स को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है और आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। साथ ही मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दिए कि किस तरह से क्वेश्चन और आंसर्स आपको देने हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।